हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हमारा टॉपिक है इक्वाडोर पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पे एनिमल के लीगल राइट्स जो हैं उनको रिकॉग्निशन मिली है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या खबर है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। 33% ऑफ आपको सभी कोर्सेज पे ये डिस्काउंट यूज़ करने से मिलेगा। अब देखो, हम ऑलमोस्ट एक इस तरह के टाइम में हैं जहाँ पे जितने देश हैं, कितने देशों में तो ह्यूमन राइट्स को भी लोग नकार देते हैं। वहाँ की अथॉरिटीज़ या कहीं पे डिक्टेटरशिप है या कुछ भी कैसी भी रिजाइम है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को भी लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि इक्वाडोर हो गया, ये पहला देश ऐसा बना है जिन्होंने एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप ले लिया है और जो लीगल राइट्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को भी कवर करने के लिए दिए हैं, जिसकी वजह से ये साउथ अमेरिकन फर्स्ट ऐसा देश बन गया है यहाँ पे जिसने इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको डिटेल में जानेंगे कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे कैसे हुई। ये आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बिकम्स द फर्स्ट कंट्री, इक्वाडोर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो मैप में आप देखिए, दिस इज साउथ अमेरिका। यहाँ पे ये देश है इक्वाडोर। आगे पीछे देखिए इसकी बाउंड्री किसके साथ है, पेरू के साथ है, कोलंबिया के साथ है, राइट। नाउ सी, ये डिसीजन देश के हाईएस्ट कोर्ट, जो भी इक्वाडोर का हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बेसिकली एक केस चल रहा था। ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक केस चल रहा था एस्ट्रोलिटा का। एस्ट्रोलिटा क्या है? ये एक वूली मंकी थी, ठीक है, एक वूली मंकी थी और इसको वाइल्ड से एक यहाँ पे मैं आपको नाम बताऊंगी उनका आगे, वो अपने घर में लेके आए थे व्हेन शी वॉज 1 month ओल्ड। यानी कोई फैमिली जो है इस वूली मंकी को जंगल से, फॉरेस्ट से अपने घर लेके आए थे और एज अ पेट रखा था। बहुत लोग पेट के शौकीन हैं, इन्होंने मंकी को, वूली मंकी को एज अ पेट रखा। इस फैमिली ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बाद में काफ़ी साल, ऑलमोस्ट 18 साल ये वूली मंकी उनके साथ रही और बाद में अथॉरिटीज़ ने कब्जा कर लिया इनको। जो ये वूली मंकी है इसको उठा के जू में रिलोकेट कर दिया और जैसे ही जू में रिलोकेट किया गया तो इस मंकी की डेथ हो गई वहाँ पे थोड़े समय के बाद, प्रॉबेबली स्ट्रेस में आने के बाद। क्योंकि ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक अगर ये मंकी एक फैमिली के साथ रही तो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स भी सीख गया था। ये एनिमल जो है वो सीख गई थी। उनके कस्टम्स, यूजुअली भी आप देखते हैं जो पेट्स हम रखते हैं उनको जैसे सिखाते हैं वो उसी तरह के माहौल में ढल जाते हैं। सेम चीज़ इस मंकी के साथ भी हुई, लेकिन बाद में जब इसको सेपरेट कर दिया गया फैमिली से तो स्ट्रेस में आके इस मंकी की डेथ हो गई। यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई वही लिखी है। एना बीएट्रिस बुर्बानो प्रोआनो, ये एक लाइब्रेरियन थे जिन्होंने एस्ट्रोलिटा को पेट रखा 18 ईयर्स तक। लेकिन 2019 में ये चीज़ हुई कि अथॉरिटीज़ ने इस मंकी को सीज कर लिया और जू में लेके गए और 1 महीने के सेपरेशन के बाद ही मंकी की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो कोर्ट में ये केस चलता है जहाँ पे बात होती है कि मंकी के राइट्स को वायलेट किया गया है। अब इसके चलते कोर्ट ने देखिए क्या रूल किया कि एस्ट्रोलिटा, ये मंकी का नाम है, ओके, एस्ट्रोलिटा के जो राइट्स थे उसको 1 बार नहीं 2 बार वायलेट किया गया है। और सिर्फ गवर्नमेंट ने ही वायलेट नहीं किया, जिन लाइब्रेरियन ने उसको जंगल से उठा के अपने घर में लाया उन्होंने भी मंकी के राइट्स को वायलेट किया है। कैसे? पहली बात कि आप उसको वाइल्ड से अपने घर में एज अ पेट क्यों लेके आ रहे हो? अगर कोई एनिमल, एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक नेचर है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिस तरीके से वो बना है उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाइल्ड में रहने के लिए इस तरह के एनिमल्स बने तो आप उनको घर में क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है, तो पहले वहाँ पे मंकी के राइट्स वायलेट होते हैं। फिर दूसरी बात, अगर 18 साल तक वो मंकी वहाँ पे रहने के लिए उसको हैबिट हो गई है, उसके साथ वो घुल मिल गई है एक यंग एज से ही, तो उसके बाद अथॉरिटीज़ भी बिना कुछ सोचे समझे उसको सेपरेट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे कोर्ट ने इस तरह का रूलिंग की कि 2 बार यहाँ पे एनिमल के राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं।
अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसका इफेक्ट इक्वाडोर के वाइल्ड एनिमल्स पे पड़ा है। जजमेंट जो इस केस में दी गई एपेक्स कोर्ट में, उन्होंने कहा कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, देखिए जो एंडेंजर्ड है, अगर आप उनको हंट फिश कैप्चर कर रहे हो, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। किस तरह के बैलेंस की यहाँ पे बात हो रही है? एनिमल राइट्स के अंदर डेफिनेटली अगर यहाँ पे लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं तो हम एनिमल्स को ह्यूमंस के बराबर नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पे उनको उस तरह के राइट्स दिए जा रहे हैं कि उनका वायलेशन ना हो, बायोडाइवर्सिटी जो एनिमल वाइल्ड लाइफ है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहे। इसका ये कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में जिस तरह से हंटिंग हो गई या फिर आप कह लीजिए एनिमल्स को लेकर फिशिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, वो अभी भी अलाउड है जब तक वो प्री एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एंडेंजर्ड एनिमल के साथ हंटिंग, फिशिंग या इस तरह की एक्टिविटी होती है जो स्पीशीज एक्ट्स के अंदर आता है, तो उसमें उनकी सफरिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स लॉज भी बना रखे हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान है और जो इंसान ऐसा करेगा वो पनिशेबल एक्ट उसके लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो उनका हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने ये राइट दिया कि एनिमल के पास भी पूरा राइट है फ्री डेवलपमेंट का, एनिमल बिहेवियर का, जिसका मतलब कि आप उसको डोमेस्टिकेट ऐसे ही उठा के नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए कोर्ट ने इक्वाडोर की मिनिस्ट्री को भी कहा कि वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे और इस तरह के रूल्स क्रिएट किए जाएं, प्रोसीडियर्स क्रिएट किए जाएं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में लाया जाए कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्डिक्ट से जो एनिमल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल तक चले गए हैं, हाईएस्ट लॉ जिसको इक्वाडोर का माना जाता है। टिपिकली इन्वायरमेंट लॉ जो है इनका वो एनिमल्स के बारे में ऑलरेडी भी था। एनिमल्स के बारे में क्या ज़्यादा, वो नेचर के बारे में था। पहले भी इस तरह की जजमेंट्स इक्वाडोर में आई थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि माइनिंग अगर किसी कोर फॉरेस्ट में हो रही है तो आप वाइल्ड लाइफ के जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हो, और उसके बाद इस तरह का जजमेंट वहाँ पे आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2008 में भी इक्वाडोर इस तरह का पहला देश था जिसने राइट्स ऑफ नेचर जो हैं वो अपने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस में इंक्लूड किए थे। जिस तरह से राइट ऑफ पीपल हैं कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ नेचर भी है। जो माइनिंग वाला केस मैंने आपको बताया उसमें उन्होंने ये जजमेंट जो है वो दी थी। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क रूलिंग इस बार हुई है, और इससे पहले भी जो डिसीजन इन्होंने लिया था, देखिए माइनिंग इन अ प्रोटेक्टेड क्लाउड फॉरेस्ट, ये राइट्स ऑफ नेचर को वायलेट करता है। बाकी देश जैसे बोलिविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मैक्सिको, कोलंबिया, बांग्लादेश वो भी इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं और राइट्स ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब तक आपने राइट्स ऑफ नेचर कह दिया तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। तो इस तरह के केस कई बार केस बाय केस स्टडी में ही आपको क्लैरिटी मिलती है कि नेचर से हमारा क्या मतलब है, इसमें फॉरेस्ट, लैंड इंक्लूडेड है या वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूडेड है। अगर वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड है तो उसमें कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, राइट। तो कई बार केस बाय केस स्टडी से ही हमको और भी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो मिलती जाती है। तो हमको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी राइट यहाँ पे एनिमल्स को जैसे दिए गए हैं कि उनको एग्जिस्ट होने का पूरा राइट है, फ्लरिश करने का पूरा राइट है, इवॉल्व होने का पूरा राइट है, और ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को इक्वेट करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे राइट जो है वो एक्सटेंड किए गए, हक जो है वो एक्सटेंड किए गए हैं इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को देखते हुए। अगर हम बाकी देश भी देखें, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएस के कुछ प्रोविंसेस हो गए, वहाँ पे कहीं ना कुछ ट्रीटीज, प्रोविजंस, लोकल लॉज हैं वाइल्ड एनिमल्स को लेकर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर इतना बड़ा कुछ भी नहीं था जो अब इक्वाडोर ने ऐड यहाँ पे किया है। तो ये इस केस की बात थी कि किस तरह से लीगल राइट्स एक्सटेंड किए गए हैं इक्वाडोर में। अगर वैसे भी देखेंगे आप तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ पे मानी जाती है। मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है ये वर्ल्ड की, वन ऑफ द 17th मोस्ट डाइवर्स, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल स्पीशीज़ बहुत सारी पाई जाती हैं। क्विक ओवरव्यू देखते हैं वाइल्ड लाइफ का।
मैमल्स देखिए, अराउंड 300 स्पीशीज मैमल्स आपको इक्वाडोर में मिलेंगे। डियर, यहाँ पे सबके नाम आप देख सकते हैं, वुली, कैपुचिन, स्क्वल, अमेज़ोनियन मैनिटीज, इस तरह के मैमल्स आपको मिलेंगे। जैगुआर्स, टैपिर्स, रिवर डॉल्फिन्स हैं यहाँ पे जो अमेजोन की ट्राइब्यूटरीज में आपको मिलेंगी। बैट के स्पीशीज हैं, 20% इक्वाडोर मैमल्स हैं। बर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे हमको समझना चाहिए, हम एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। एक बार भी कुछ गलत इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ होता है तो पूरी ह्यूमैनिटी को सफ़र करना पड़ता है। जिस तरह के पैंडमिक हमने देखे तो कहीं ना कहीं एनिमल से वो वायरस आया, तो आप देख सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा यहाँ पे उसका नुकसान देखने को मिला। इसलिए हमको एक बैलेंस के साथ चलना है। बर्ड्स आप यहाँ पे देखिए, एनीवे ये मैं आपको बीच में बता रही थी। इक्वाडोर जो है यहाँ पे 1500 स्पीशीज बर्ड्स के हैं। 120 स्पीशीज तो हमिंग बर्ड्स के पाए जाते हैं। अम्ब्रेला बर्ड्स हैं, प्लेट बिलेड टुकॉन्स हैं क्लाउड फॉरेस्ट में, एम्फिबियन रिप्टाइल्स, लैंड टॉर्टाइजेस, इग्वानास, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्री फ्रॉग्स जो हैं, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, पॉइजनस फेरदे लैंसेस स्नेक, ये सब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में आपको क्विक ओवरव्यू में बता रही हूँ। वाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इक्वाडोर की अगर हम बात करें, ट्रैफिकिंग यानी इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना, एक जगह से एनिमल को मार के या जिंदा कहीं और ले जाना या उसके पार्ट्स को लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को लेकर। इनफैक्ट इक्वाडोर क्या हर देश ग्लोबली ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है ड्रग्स और आर्म्स के बाद। 2003 और 2013 के बीच वाइल्ड लाइफ यूनिट जो इक्वाडोर मिनिस्ट्री की है, उसने रिपोर्ट किया कन्फिस्केशन ऑफ नियरली 8000 ट्रैफिक्ड एम्फिबियन बर्ड्स, मैमल्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। तो देखो 8000 इस तरह के एनिमल्स को कोशिश की गई थी ट्रैफिकिंग करने की। रीसेंट फिगर्स भी आप उनकी रिपोर्ट में देख सकते हैं। 1684 स्पेसिमेंस वर कन्फिस्केटेड 2015 में, 222। उसके बाद अगर IUCN की माने, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है काफ़ी रेवेन्यू देती है, रेंजिंग बिटवीन $7 बिलियन टू $23 बिलियन पर ईयर। तो वर्ल्ड का 4th मोस्ट इलिसिट एक्टिविटी ये बनता है। यानी ट्रैफिकिंग की यहाँ बात कर रहे हैं, इलीगल काम की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लोग बनाते हैं, तभी ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम इस टाइम दुनिया में है, आर्म्स और ड्रग्स के बाद। रीजनल और इंटरनेशनल ट्रैफिकर्स में आप देखेंगे इन्होंने एक्सट्रैक्टर्स और एक्सपर्ट्स यहाँ पे कुछ लोगों को इंक्लूड कर रखा है जो हंटिंग में एक्सपर्ट हैं। वो एनिमल्स की लोकेशन को जानते हैं, वहाँ पे ट्रैप्स बिछाते हैं और एनिमल्स की ट्रैफिकिंग करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप हर देश में देखते हैं। डेफिनेटली रूल्स एंड लॉज इनके लिए आते हैं, पनिशेबल एक्ट्स हर देश ने अप्लाई किए हैं, सिमिलरली इक्वाडोर ने भी किए। बट वन थिंग यू शुड नो जो इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट था कि बहुत पहला देश बन गया है जिसने लीगल राइट्स एनिमल को दिए हैं। केस भी आपको यहाँ पे वुली मंकी का याद रखना है, और साथ साथ की बहुत बायोडाइवर्स कंट्री है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, identify the right one. South America is the 4th largest continent of the world. Most part of the continent lies in southern hemisphere. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।